नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आपका आर्थिक नियोजन तथा आर्थिक विकास तथा नियोजन। ठीक है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्लानिंग के बारे में चैप्टर है भैया। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आपका प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग यानी नियोजन। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रदर्शित किया गया है? तो ये आपका हो जाता है कौन, PQLI, मतलब आपका पर कैपिटा इनकम हो जाता है। PQLI, HDI यानी प्रति व्यक्ति आय, PQLI और HDI। ठीक है, ये आपका सही क्रम हो जाता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय, PQLI तथा SDI किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मापकों का सही प्रस्तावित क्रम है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर व्यक्ति के जीवन की भौतिक गुणवत्ता, जैसे PQLI में सुधार होगा, और PQLI में सुधार होने से किसी देश के मानव विकास सूचकांक SDI में सुधार होगा। ठीक है, मतलब पहले स्टार्टिंग इसमें होगा, तो आपका इसमें होगा भाई कि क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर यानी पर कैपिटा इनकम बढ़ने पर जीवन के भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक PQLI में सुधार होगा। PQLI में जब सुधार होगा तो आपका HDI में सुधार होगा। प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय से है। PQLI विधि को मॉरिस ने विकसित किया था। मानव विकास सूचकांक की शुरुआत UNDP द्वारा 1990 में शुरू किया गया। ठीक है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है भाई? तो कौन सा है भाई? तो ये है प्रति व्यक्ति आय। प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय वृद्धि से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, चलो पर कैपिटा इनकम वही आर्थिक विकास के सूचक के रूप में प्रत्येक अनेक प्रतिमानों का उपयोग किया जाता है, जैसे सकल घरेलू उत्पाद, जैसे GDP कहते हैं, प्रति व्यक्ति GDP, प्रति व्यक्ति उपभोग तथा आर्थिक कल्याण आदि। उपरोक्त प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि है, क्योंकि प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि संपूर्ण संरचनात्मक विकास को प्रदर्शित करता है। किसी देश को आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या हो जाता है? तो पर कैपिटा इनकम हो जाता है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम हो जाता है, पर कैपिटा इनकम हो जाता है। किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि का वास्तविक मापक प्रति व्यक्ति आय है। ठीक, क्योंकि आर्थिक समृद्धि का अर्थ किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है, अतः इसके लिए प्रति व्यक्ति आय की वास्तविक मापक होती है। UNDP ने 1996 में इस बात पर बल दिया कि 1996 में इस बात पर बल दिया कि सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था को 5 प्रकार की समृद्धि से अवश्य बचना चाहिए। किससे? तो जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है, रोजगार विहीन समृद्धि, ठीक है, फिर निष्ठुर समृद्धि, ठीक है, फिर उसके बाद में स्वर विहीन समृद्धि यानी वॉइसलेस ग्रोथ, ठीक है, फिर उसके बाद भविष्य विहीन समृद्धि, फ्यूचरलेस ग्रोथ, फिर आपका जड़ विहीन समृद्धि मतलब रूटलेस ग्रोथ। इससे बचना चाहिए। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि आर्थिक विकास के लिए बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है, तभी तो काम चलेगा। कथन सही है। वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये गलत बात है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। चलो भाई, विकास न केवल आर्थिक अपितु एक सामाजिक एवं राजनैतिक प्रक्रिया है। इस अतः आर्थिक का विकास एक बहुआयामी उपागम है जो लोगों को जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रेरित करती है। वर्तमान भारत सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाकलापों के साथ साथ सामाजिक आधारभूत संरचना तथा कौशल शिक्षा आदि बृहद उपागमों उत्थान के विषय में भी कार्यशील है। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि क्या होगा?
यदि एक्स में पूंजी निर्माण होता है तभी तो होगा भाई, ठीक है। आर्थिक समृद्धि पूंजी निर्माण अगर होगा तभी। यहाँ पर लिखा जनसंख्या वृद्धि से यार कैसे हो जाएगा, तकनीकी प्रगति नहीं। यहाँ पर लिखा व्यापार की बड़ा मात्रा वृद्धि, एक्स के पूंजी निर्माण में अगर वृद्धि होती है तो। असंतुलित समृद्धि मतलब अनबैलेंस्ड ग्रोथ तब प्राकृत होती है जब क्या होता है भाई, जब आपका क्या होता है, श्रम की पूर्ति नियत हो, या फिर पूंजी की पूर्ति असीमित हो, या फिर आपका, तो आपका दूसरा वाला क्या सही लग रहा है भाई। हाँ, असंतुलित समृद्धि तब प्राकृत होती है जब श्रम की पूर्ति नियत हो। असंतुलित समृद्धि आर्थिक विकास का एक सामान्य रास्ता होता है। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। प्रमुख कारक नहीं है तो ये आपका प्रमुख कारक नहीं है, तो देखो पूंजी का संचय और तकनीकी सुधार ये तो है भाई आर्थिक विकास का। पूंजी, जनसंख्या में परिवर्तन ये भी है, ठीक है। उसके बाद में आपका विशेषीकृत क्रियाओं तथा गतिविधियों में श्रम विभाजन ये भी है। आपका टेक्नोलॉजी, तकनीकी और नौकरशाही ये नहीं है आपका, ये नहीं आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं होता है, ये नहीं इसमें आएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। नहीं है भाई, प्रत्यक्ष रूप से पूछा गया तो देखो मुद्रा की मात्रा, फिर मूल्य स्थिरता ये तो भाई होता है, बचत दर ये भी होता है, फिर संसाधनों का उपयोग ये भी। मुद्रा की जो मात्रा होती है वो आपका आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती है। कौन? मुद्रा की मात्रा। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किसी विकास करती हुई अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक मापों को व्यक्त करने के लिए नहीं, बल्कि उन आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कि गुणात्मक समृद्धि लाती है। इसके लिए उत्पादन की तकनीकों में, सामाजिक विभागों तथा संस्थाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। आर्थिक विकास एक व्यापक संकल्पना है क्योंकि इसमें आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों की दृष्टि से आर्थिक विकास एक निम्न अवस्था है। आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से कीमत की स्थिरता, बचत दर व संसाधनों का इष्टतम उपयोग महत्वपूर्ण होता है। चलो भाई, निम्न कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार कर लेते हैं भाई, ठीक है। विचार करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। गलत है, ठीक है। देश के लोगों के ज्ञान, कौशल और स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है। हाँ, तो ये तो सही है। गोबर धन का संचय हो जा पाता है, गलत। अगोचर धन का संचय हो जाता है, ये सही। 2 और 4 पॉइंट आपका सही हो जाता है, ठीक है। मानव पूंजी बढ़ी हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करता है या एक अर्जित योग्यता है और समझ बूझ से किए गए निवेशगत निर्णयों का परिणाम है जो भविष्य में आय के स्रोतों में वृद्धि के अपेक्षा से किए जाते हैं। अतः मानव पूंजी में देश के लोगों के ज्ञान, कौशल, स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि माना जाता है। मानव पूंजी निर्माण से देश में अगोचर संपत्तियां ऐसे संपदा, ज्ञान और बौद्धिक का संचय होता है, ठीक है। अगोचर मतलब संपदा, ज्ञान और बौद्धिक का मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसित करता है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसित करता है, क्या करता है, तो संसाधनों का समुचित प्रयोग, ठीक है। उत्पादकता में वृद्धि और कुशलता में विकास, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है। उपयुक्त सभी, ठीक है, अग्रसित करता है। चलो भाई, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन से कथन आपके सही है, ठीक है। कह रहा है पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं के प्रभाविता पर निर्भर करती है, ये तो आपका सही है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, तो क्या दूसरा वाला पॉइंट सही है? क्यों भाई, क्या दूसरा वाला पॉइंट सही है? हाँ, दूसरा वाला भी पॉइंट सही है, ठीक है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया 3 सोपानों से होकर गुजरती है। पहला हो जाता है आपका बचतों की रचना, दूसरा हो जाता है बचतों की गतिशीलता, तीसरा हो जाता है बचतों का निवेश।
बचतों की रचना से तात्पर्य वास्तविक बचत की मात्रा में वृद्धि ताकि बचतों का उपयोग उत्पादन और उपभोग के लिए किया जा सके। इन बचतों का निवेश योग्य कोष में स्थानांतरित करके बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से गतिशील बनाया जाता है। बचतों को पूंजी निर्माण हेतु पूंजीगत वस्तुओं में निवेश आवश्यक है। बचतें और निवेश पूंजी संचय में बहुत महत्व रखते हैं। अच्छा, भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़ों का संचयन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। लोक जानकारी के लिए प्रकाशित भी किया जाता है। 2019 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय जिसे एनएसएसओ तथा सीएसओ का विलय करके आपका एनएसओ बना दिया। अच्छा, एनएसएसओ की जगह पे सीएसओ, एनएसएसओ और सीएसओ को मिलाकर के एनएसओ बना दिया। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो आपका कौन करेगा भाई? कौन करेगा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, ये वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किसी कारण पूंजी निर्माण उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? किस वजह से? तो ये आपका किस वजह से भाई? उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात की वजह से। पूंजी उत्पादन अनुपात किसी अर्थव्यवस्था में एक इकाई उत्पाद हेतु आवश्यक पूंजी की मात्रा को दर्शाता है। जब किसी अर्थव्यवस्था का पूंजी उत्पादन अनुपात अधिक होता है तो इसका अर्थ होता है कि उत्पादन प्रक्रिया कम दक्ष है। अच्छा, इसके विपरीत निम्न पूंजी उत्पादन अनुपात और उत्पादन प्रक्रिया की दक्षता को दर्शाता है, क्योंकि अब कम पूंजी के उपयोग द्वारा ही एक इकाई उत्पादित की जा सकती है। यदि अर्थव्यवस्था में उच्च पूंजी का उत्पाद अनुपात है तो अर्थव्यवस्था में अधिक बचत तथा अधिक निवेश से अत्यधिक उत्पाद प्राप्त नहीं हो पाता है। अच्छा भैया, ठीक है, ओके। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की दर होते हुए भी वृद्धि दर कम होने का रीजन क्या होता है? फिर से वही रिपीट किया गया। ऊंची पूंजी तथा उत्पाद, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, उत्पादन पर हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। चलो भाई, समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित नहीं होती है? तो आपका ये निर्धन देशों को निकट लाने पर केंद्रित नहीं होती है। असमानताओं को घटाने पर, निर्धनता को घटाने पर, जननांग की आबादी के लिए जीविका की विविधता पर आधारित होती है समावेशन वाली। ठीक है, चलो भाई, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय क्या होता है? तो इसमें आपका होता है विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, वर्तमान पीढ़ी के या फिर वर्तमान पीढ़ी का केवल नहीं। ठीक है, औद्योगिक विकास नहीं। तो पहला वाला ही उत्तर आपका सही माना जाएगा। सही है, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। सतत विकास का आधार क्या होता है? पर्यावरणीय दृष्टिकोण होता है। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है? तो ग्रामीण विकास से की जा सकती, कृषि विकास से की जाती, कृषकों को पर्याप्त साख से की जाती, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से नहीं की जा सकती है। ठीक है, ओके। समावेशी विकास के संबंध में कथनों पर विचार करना है। विकास का विचार नियोजन के क्षेत्र में, समावेशी विकास का विचार नियोजन के क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना में के साथ में किया गया। और फिर कह रहा है कि यह केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक समावेशन से भी संबंधित है। फिर कह रहा है कि समावेशी विकास के पीछे मुख्य धारणा या राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं को सम्मिलित करता है। फिर कहना है कि आर्थिक सुधारों की तीसरी पीढ़ी समावेशी विकास के साथ साथ चल रही है। अब पूछा क्या गया इसमें भाई? पूछा गया है कौन से सही है? तो सारे के सारे पॉइंट सही है। ठीक है,
समावेशी विकास में क्या क्या आता है? ये आता है समावेशी विकास में 11वीं पंचवर्षीय योजना के साथ समाहित किया गया। ये केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक को भी समावेशन से भी संबंधित है। ठीक है, इसमें आपका SC ST OBC माइनॉरिटी वगैरह इसको भी लिया जाता है, महिलाओं को भी लिया जाता है। फिर आपका आर्थिक सुधारों की तीसरी पीढ़ी समावेशी विकास के साथ साथ चल रही है, इसको भी लिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल कह रहे कि सरकार के समावेशन वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने के लिए कौन से कार्य सहायक साबित हो सकते हैं? स्वयं सहायता अच्छा स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन देना, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। तो क्या सभी सही है? बिल्कुल सभी सही है, तभी तो हो जाएगा काम, तभी सही होगा। चलो आगे। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? किसको नहीं रखेंगे ध्यान? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, ठीक है, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता की वृद्धि, ये थोड़ी ना ध्यान रखा जाता है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को लिया जाता है, प्रति व्यक्ति आय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, इसको भी ध्यान लिया जाता है। ठीक है, चलो आगे। ये यहाँ पर आपका आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, संपोषित विकास, जीवन की गुणवत्ता, ये किससे मैच कराना? तो देखो संपोषी विकास ये पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा। आर्थिक विकास जो है वो आपका GDP, ठीक है, आर्थिक वृद्धि सॉरी जीवन की, ये तो इसमें सतत संपोषी विकास पर्यावरण, ठीक है, जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य से संबंधित, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, इसको एक बार देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो देखो डी वाला इसमें सही है। ठीक है, तो 1 का 4 हो जाएगा। आर्थिक विकास मतलब आपका संरचनात्मक परिवर्तन, ठीक है, और फिर उसके बाद में फिर आपका है जो कौन सा, ये हो जाता है GDP, आर्थिक वृद्धि वाला GDP हो जाता है। ठीक है, GDP। चलो आगे।